सिनॉप्सिस क्या होती है, डिसर्टेशन क्या होता है, थीसिस क्या होती है। 3 शब्द मोटे तौर पे काम आते हैं। अगर आपका इन शब्दों से कोई संबंध है, यानी कि आपको भी सिनॉप्सिस लिखनी है या आपको भी डिसर्टेशन लिखना है, ये वीडियो आपकी मदद करेगा। और आपके कुछ सवाल हैं, पहली बार है, किस तरह होगा, कौन सा टॉपिक लें, या डिग्री के अलावा क्या फ़ायदा है, मुझे रिसर्च में जाना है क्या, कौन मदद कर सकता है, किन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दिस इज ओपिनियन और एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो, काइंडली फॉलो योर इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। सिनॉप्सिस या डिसर्टेशन कि डिसर्टेशन क्या होता है, व्हाट इज डिसर्टेशन। दूसरा कि वाई, क्यों करें सर इस डिसर्टेशन को। तीसरा कि हाउ, कैसे होगा। और चौथा कि नीड क्या है, क्या ज़रूरत है। आपके बहुत सारे सवाल, बहुत सारी आशंकाएं। तो वन बाय वन सबसे पहले ये समझ लें कि अगर आपको सिनॉप्सिस लिखनी है तो वो क्या है, और डिसर्टेशन या थीसिस है तो वो क्या है। यहाँ पे मैं मेरे अनुभव से काम कर रहा हूँ, मेरे अनुभव से मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से हायर एजुकेशन में हूँ और हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिसर्च का काम करते हैं डिपार्टमेंट में। तो जो मैं सीखा मैंने और जो हम लोग बच्चों के साथ डील करते हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि सिनॉप्सिस जो है वो क्या होती है, और ये डिसर्टेशन और थीसिस क्या होती है। डियर स्टूडेंट, ये जो अपने इस एरिया में जो एक कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, अदरवाइज इसके अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग इनके मीनिंग होते हैं। आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सिनॉप्सिस का जो पहला पॉइंट है कि ये सिनॉप्सिस एक शुरुआत में रिसर्च का पीस लिखा जाता है, वेरी फर्स्ट। आप अगर पीएचडी कर रहे हैं या आपका डिसर्टेशन है तो आपसे पहले सिनॉप्सिस लिखवाई जाती है, वो होती है सिनॉप्सिस, और ये बहुत एक शॉर्ट समरी होती है। नंबर 2 मैंने लिखा है कि ये ब्रीफ समरी और प्लान होता है कि आप क्या करने वाले हैं। इधर अगर बात करें डिसर्टेशन और थीसिस में, तो ये आपका जो रिसर्च वर्क है वो हो जाने के बाद लिखा जाता है, यानी कि पहले सिनॉप्सिस लिखेंगे उसके बाद इसकी बारी आएगी, और इसमें पूरा डिटेल्ड वर्क होता है। और यहाँ पर इसमें जो मेजर पॉइंट हैं सिनॉप्सिस में वो इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पर इसमें ऑल डिटेल होती है। बस सिनॉप्सिस में इट कंटेन्स, ध्यान से लाइन को पढ़िए, इट कंटेन व्हाट द रिसर्चर इंटेंड टू डू एंड व्हाई, यानी कि आप क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, इसकी डिटेल होती है सिनॉप्सिस में। और डिसर्टेशन में इट कंटेन व्हाट द रिसर्चर हैज डन, यानी कि आपने क्या किया है, व्हाई हैज डन, क्यों किया है, उसके आपके ऑब्जेक्ट हैं, और व्हाट आर द फाइंडिंग, और आपका रिजल्ट क्या आया है। डिसर्टेशन और थीसिस इज ए लॉन्ग पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च सबमिटेड एज पार्ट ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और एनी डिग्री। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी कि ये जो हम लिखने वाले हैं, अगर अपन लिख रहे हैं सिनॉप्सिस या अपन लिख रहे हैं डिसर्टेशन, तो इसमें चीज़ें क्या क्या होंगी। पहली बात तो यहाँ पर कि ये देखिए मैंने पहले स्पेल लिखा है, डिपेंड ऑन योर फील्ड, यानी कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं। किस टाइप का मतलब कोई स्टूडेंट है वो किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है, लेबोरेटरी के अंदर जाके काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर प्लांट के फील्ड में जाके काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर एनिमल के फील्ड में काम, यानी कि इतने सारे वैरायटी है। ये पहली चीज़ है कि ये डिपेंड करती है कि आपका फील्ड कौन सा है, ठीक है। और दूसरी बात, फील्ड के साथ नंबर है कि आप किसके अंडर में काम कर रहे हैं, यानी कि आपके मेंटोर कौन है, आपके मेंटोर कौन है। दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर हम इसका जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जो लिखते हैं, उसमें हम क्या क्या लिखते हैं जो मेजॉरिटी में लोग काम में लेते हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि आपके टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि आपका टॉपिक क्या लिया है आपने।
सेकंड पॉइंट आएगा लिटरेचर रिव्यू, यानी कि सर्वे रिलेवेंट सोर्सेज, यानी कि जो आपका जो काम जो है ना, जो आप टॉपिक कर रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, यानी कि उस पे कितना काम हुआ है, क्या क्या एस्पेक्ट पे काम हुआ है, किन लोगों ने क्या काम किया है, उसके बारे में बात होती है। तीसरा मटेरियल मेथड, यानी कि आप कौन सा मटेरियल काम में ले रहे हो। अगर आप कोई प्लांट का मटेरियल काम ले रहे हो, एनिमल का मटेरियल काम ले रहे हो, या जो भी आपका मटेरियल क्या है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, और मेथड आपकी क्या है, मेथड भी सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिजल्ट, यानी कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो वर्क किया, उसके रिजल्ट क्या हैं। नेक्स्ट आएगा कि वो जो आपने रिजल्ट आपने निकाले हैं, वो रिजल्ट आपके कैसे हैं, यानी कि किन लोगों के सिमिलर हैं और किन लोगों के डिसिमिलर हैं। बिल्कुल एंटायरली न्यू हो सकता है, या जो भी आपके रिजल्ट क्या होंगे। उसके बाद आता है कंक्लूजन, यानी कि आपका जो वर्क है इसका फाइनल हम रेडी करते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन है। टाइटल, यानी कि फर्स्ट पेज, यानी कि जब आप सिनॉप्सिस लिखोगे या डिजिटल लिखोगे तो आपका पहला जो पेज होगा उसकी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। पहली चीज़ है कि टाइटल, यानी कि आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो टाइटल है आपका। योर डिजिटेशन टाइटल, यानी कि आपका डिजिटेशन या सिनॉप्सिस का टाइटल क्या है वो लिखा जाएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, फिर आपकी डिग्री, यानी कि ये काम आप एमएससी में कर रहे हैं या पीएचडी में कर रहे हैं या एमफिल में, कहाँ कर रहे हैं आप, यानी कि आपका जो डिग्री जो है वो कौन सी है, इस डिग्री का नाम आएगा। आप किन के अंडर में काम कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं सुपरवाइजर कहते हैं या फिर गाइड कहते हैं, उनका नाम आएगा। या आपके सुपरवाइजर जो हैं वो किस यूनिवर्सिटी के हैं उनके बारे में आएगा, और यूनिवर्सिटी का लोगो आएगा। ये चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। टाइटल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि टाइटल अगर आपका फाइनल हो गया तो आपका समझो कि रिसर्च स्टार्ट हो गया। तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कि स्टूडेंट खुद डिसाइड करे, यानी कि थिंक अबाउट योर सेल्फ एट पास्ट और एट फ्यूचर, यानी कि आपके पास्ट में क्या क्या आपकी हॉबीज़ थी, क्या क्या आपकी ड्रीम थी, मैं मुझे ये करना है, मुझे इस तरह करना है, वहाँ पे वो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। या फिर आप फ्यूचर में इस ह्यूमैनिटी को क्या देना चाहते हैं, क्या रिसर्च करके देना चाहते हैं, क्या फाइंडिंग देना चाहते हैं, वो चीज़। यानी कि पहला पार्ट है कि वो प्योरली आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्या एक्सपर्टी है, क्या आपकी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है। यानी कि यहाँ पे टॉपिक स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है, और खुद डिसाइड करने के बाद उस टॉपिक के एक्सपर्ट सुपरवाइज़र या गाइड या रिसर्च इंस्टीट्यूट के यहाँ पे जाना होता है, और वहाँ से उसका सिनॉप्सिस या डिसर्टेशन का वर्क शुरू होता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हार्डशिप आती है इंस्टीट्यूट को ढूंढने में और रूल्स रेगुलेशन में, तो सेकंड ऑप्शन जो मोस्टली बच्चे काम लेते हैं मेजॉरिटी में, कि आपके जो टीचर अलॉट हो गए, आपके मेंटोर या गाइड या सुपरवाइजर अलॉट होने के बाद उनसे बात की जाती है, और एक ही बात बोली जाती है कि सर या मैडम, कि आप मुझे जो काम देंगे वो मैं काम कर लूँगी या काम कर लूँगा। यानी कि आप हमें काम बताइए, हम वो काम करेंगे। क्योंकि इसमें रीज़न क्या है कि आप अभी स्टूडेंट हैं, आप अभी इस फील्ड में नए हैं। आपके जो टीचर हैं, आपके जो मेंटोर हैं, सुपरवाइज़र हैं, गाइड हैं, उनको सालों हो गए इसमें काम करते-करते। उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उनके जो स्टाफ के लोग हैं, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस को लेके रखते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए, यानी कि एज ए स्टूडेंट, ये काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरा कि सुपरवाइज़र वही काम देता है जिसमें सुपरवाइज़र की एक्सपर्टी होती है। लास्ट में जब थीसिस लिखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, बहुत इम्पोर्टेंस रखेंगी। तो इसलिए अगर आपका पास, आप अगर वर्ज़न में आप आते हैं जहाँ आपको अपना एक ड्रीम है, अपना एक एस्पेक्ट है, तो उसमें जाइए। अगर वहाँ ऐसा नहीं है आपका, और आपका मकसद है कि सर मुझे तो ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आप सेकंड में शिफ्ट हो जाइए। दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, दोनों इक्वली वैल्यूड हैं। टाइटल फाइनल हो गया। टाइटल होने के बाद जब हम लिखेंगे तो आता है इंट्रोडक्शन की बारी आती है। अब ये देखें कि इंट्रोडक्शन वास्तव में क्या होता है। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जो आपका जो टॉपिक है उसी पे फोकस करना होता है, यानी कि आप उसी के बारे में लिखेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे इंट्रोडक्शन के सेगमेंट में। उसके क्या स्कोप हैं और क्या लैकुना है, यानी कि अब तक उस पे
क्या आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्या लैकुन है, आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और द रिलेवेंस ऑफ योर रिसर्च, यानी कि आपकी जो रिसर्च है उसकी कोई महत्ता है क्या, क्या रिलेवेंस है उसकी। अब इसमें अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको लिखना है, टाइम आपके पास कम है, तो एक मेरी अपनी टेक्निक है, बीइंग स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और रिसर्च सुपरवाइजर। आपका जो टाइटल है उसमें 8-10 वर्ड यानी कि एक सेंटेंस है, एक लाइन है। उस लाइन के जो सारे सेंटेंस हैं, वर्ड जो हैं उसमें, डिस्क्राइब वर्ड्स ऑफ योर टाइटल, यानी कि आपके जो टाइटल में शब्द लिखे हुए हैं उनको आप डिस्क्राइब करते चलें। फिर ये आप 1 पैरा या 2 पैरा में कर लें। 1 पैरा यानी कि 1 पैराग्राफ में, 2 पैरा यानी कि 2 पैराग्राफ में, और फिर अगला जो पैराग्राफ है वो लिख दें कि आपके काम की इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि आपने अगर कोई फैमिली है तो उस फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है, आप क्या है, कोई फ्रूट है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो भी आपका काम उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आप लिखते हैं, तो आपको एक इंट्रोडक्शन लिखने में मदद मिल जाएगी, एक हेल्प आपको मिल जाती है। इट्स अ रिव्यू। डियर स्टूडेंट, इसका सिंपल सा मीनिंग समझ लें। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये बात बोलता है कि जो आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, आपका जो टॉपिक है, इससे जुड़ी हुई क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि इससे संबंधित क्या क्या वर्क हुआ है इससे। यानी कि ऐसे समझो कि आप अगर बॉटनी में काम कर रहे हैं तो आपका जो टॉपिक मान लो टैक्सोनॉमी का है, तो टैक्सोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी भी टैक्सोनॉमी से जुड़ी हुई है, साइटोलॉजी भी जुड़ी हुई है, ऐसे जो जुड़े हुए एस्पेक्ट जो हैं उन पे क्या क्या काम हुआ है उस पे आपको फोकस करना है, कि उनकी एक समरी तैयार करनी है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि सर्वे रिलेवेंट सोर्सेज, यानी कि आपके पास जो आइडिया आया है आप कहाँ से लोगे। इसका जो मैं सॉल्यूशन डील करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप ऐसा करें कि अलग अलग एस्पेक्ट वाइज फाइल्स बना लें, फोल्डर बना लें। आजकल आप कंप्यूटर में काम करते हैं, लैपटॉप में, अलग अलग फोल्डर बना लें। जैसे साइटोलॉजी का एक फ़ोल्डर हो गया, एम्ब्रियोलॉजी का हो गया, जेनेटिक्स का हो गया, इस तरह से आप अलग अलग फ़ोल्डर बना लें। फिर एक काम करें कि वाई, यानी कि क्यों करें, इसका रीज़न है कि टू सिचुएट योर रिसर्च विद इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि अभी आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ जो नॉलेज है उसमें आपका जो टॉपिक है, आपकी जो रिसर्च है, उसका कोई मुकाम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं वो पहले किसी ने पूरा ही कर दिया, आप रिपीट ही कर रहे हैं तो आपका वैलिड नहीं होगा, या ऐसा हो कि उसके बारे में आपके पास कुछ भी नहीं है पहले से, तो फिर आपको अपने ही नए सिरे सोचना पड़ेगा। हम लोग एक मध्यम मार्ग की तरह हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, मेरा व्यक्तिगत है, कि काम आप ऐसा लें कि जिस पे कुछ काम हुआ हुआ हो, जिससे आपको एक स्केलेटन मिल जाएगा, एक आपको ढांचा मिल जाएगा, जिससे आपको लिखने में सुविधा हो जाएगी। इसमें मटेरियल, यानी कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, ज़रूरी नहीं है एक्सपेरिमेंट मटेरियल लिविंग हो, डेड हो भी हो सकता है, आपका कोई कंसेप्ट हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आप पे। दूसरा कि आपकी जो मेथड क्या है, यानी कि किस मेथड से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि हाउ यू कंडक्टेड योर रिसर्च, यानी कि आप जो अपनी रिसर्च है वो किस प्रकार से करने वाले हैं, यानी कि आप क्या क्या काम करेंगे। बहुत सिंपल, यानी कि किस तरीके से करेंगे। आप लेबोरेटरी में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, लेबोरेटरी में कौन सा एक्सपेरिमेंट लगाएंगे, आप फील्ड में जाएंगे, सर्वे करेंगे, तो आप किन लोगों का सर्वे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सवाल पूछेंगे, तो वो तमाम जानकारी यहाँ पे आती है। फिर देखिए दूसरी लाइन, एग्जैक्टली वॉट यू डिड, एग्जैक्ट होना होता है। यहाँ पे आपने जो कुछ किया है वो सच सच एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। यहाँ बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि सर ये जो मैंने ये किया बट इसको लिखूं कैसे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं लिखा तो कोई तो पहले लिखेगा ना, जितनी मेथड है, तो आप उसको एग्जैक्ट लिखिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, पहले जो जो आपने स्टेप लिए एक वाइट पेपर पे आप पॉइंट नोट कर लें, फिर उनको लैंग्वेज बनाते हुए आप लिखते चलें। फिर अप्रोच क्या है आपकी, यानी कि आपकी रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, आपकी रिसर्च मेथड्स कौन सी हैं, इसमें आपका जो क्या मेथड, आपने क्या किया, फील्ड सर्वे किया, एक्सपेरिमेंट किए, और इसके बाद जो रिजल्ट है इसको बोलते हैं डेटा कथन मेथड्स आपकी क्या हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें शामिल करनी है कि वेयर, यानी कि काम आपका कहाँ किया आपने, दूसरा किया ये काम आपने कब किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने काम कब किया, ईयर, डेट, मंथ, टाइम, डे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। व्हेन, कब किया, विथ वोम, यानी कि आपने किसके साथ काम किया ये काम, यानी कि आपका कौन सा प्लांट मटेरियल है, आपने किसके अंडर में काम किया, आपके कौन सुपरवाइजर हैं, आपका सैम्पलिंग कैसे करी, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं।
और टूल्स एंड मटेरियल्स आर यूज, यानी कि क्या-क्या आपने चीज़ें यूज़ करी हैं इसमें, वो सब मेंशन करनी होती हैं। और फिर लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, डेटा एनालिसिस मेथड, यानी कि जो आपने जो डेटा मिला, आपका जो रिजल्ट आया, उसको स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करना होता है, यानी कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और एंड में की जस्टिफिकेशन ऑफ योर मेथड, यानी कि आपने जो मेथड काम में लिया वो मेथड आपका अप्लाइड है या नहीं है, यानी कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है। सेटिस्फाई का मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि आपने ये मेथड क्यों काम में लिया, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। रिजल्ट सेक्शन में सिंपल सी बात है कि जो आपने काम किया उसके रिजल्ट को लिखना है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका है। मान लो आपने क्या किया, हो सकता है आपने सर्वे किया या जो भी आपने काम किया उसको लेकर आपने कोई नई खोज की, और भी इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। जो भी आपका जो टॉपिक बना है, जो आपके मेंटोर ने कहा है, उसके अकॉर्डिंग होगा। और फिर आपका जो रिजल्ट है वो आप, यानी कि आपका जो काम है वो किस टाइप का है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, इसके इसके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बेसिकली जो आपका जो ऑब्जेक्टिव जो था, यानी कि आपने सिनॉप्सिस में जो काम लिखा, क्या करने वाले हैं, प्लान जो लिखा था, उसी का ये रिजल्ट होता है। डिस्कशन का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने काम किया और आपका जो रिजल्ट आया, ठीक है, जो आपने रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का क्या स्टेटस है, यानी कि आपका रिजल्ट कुछ लोगों के रिजल्ट से मैच करेगा, कुछ लोगों से मिसमैच करेगा, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आपका रिजल्ट किसी पहले से एग्जिस्टिंग वर्क से रिलेटेड हो सकता है, किसी दूसरे सब्जेक्ट से या दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल से मैच करता हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल नया हो, आपके डेटा बिल्कुल नए हैं, वो भी हो सकता है। यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है कि हमने क्या पाया और किससे अलग पाया और किससे सिमिलर पाया। इट एक्सप्लेनिंग एंड इवेलुएटिंग व्हाट यू फाइंड, व्हाट यू फाउंड, ये है कि हमने क्या मिला। हाउ इट रिलेट टू योर लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जो लिटरेचर रिव्यू में हमने यही तो लिखा था कि भाई हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ क्या क्या काम हो चुका है, उसी से तो हम इसको रिलेट करते हैं। और फिर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर ओवरऑल कंक्लूजन, यानी कि यहाँ पे आप ये बताते हैं कि जो आपने जो काम किया है वो किस प्रकार से अच्छा है और इस पे क्या क्या काम आगे संभव हो सकते हैं। ये आता है डिस्कशन के अंदर। कंक्लूजन एकदम सिंपल शॉर्ट में दिया होता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव लिए, यानी कि जो काम आपने शुरू किया उसका क्या रिजल्ट मिला, बस इतना ही दिया लिखना होता है इसमें। मैंने कहा था कि अंत तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। हर स्टूडेंट पहली बार ही करता है, बहुत कम लोग होंगे जो आपके डिसर्टेशन को 2 बार करते होंगे, चाहे आप एमएससी के स्टूडेंट हैं या पीएचडी के हैं या किसी और डिग्री डिप्लोमा के हैं। बहुत कम लोग, यानी कि मान के चलिए कि 1% लोग हैं जो रिपीट करते हैं, जो एक्सपर्ट है, बाकी सब के सब नए हैं, पहली बार है। दूसरा कि कौन सा टॉपिक लें, टॉपिक का मैंने कहा कि आप या तो अपना टॉपिक रखें जिसमें आपकी एक्सपर्टी हो, या फिर आप आपके जो गाइड हैं, आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो टीचर हैं, उन पे छोड़ दें कि वहाँ से आपको टॉपिक मिलेगा और वहाँ से आप काम कर लें। और सवाल जो मैं अक्सर बच्चों को सिखाता हूँ कि आप वो काम करें जिसका एक फ़ायदा नहीं, एक से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, यानी कि 2 फ़ायदे हों या 3 फ़ायदे हों, वो काम करें। यहाँ पे मैं बीइंग एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट के नाते मैं आपसे शेयर करूं कि ये जो काम अभी आप कर रहे हैं, अभी आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप अपना डिसर्टेशन कर रहे हैं, या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आप थीसिस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इसका एक पहला इमीडिएट फ़ायदा तो है कि इससे आपको एक डिग्री मिलेगी, इससे आपको एक डिग्री मिलेगी, या फिर आपके सिलेबस में कंपलसरी है तो वहाँ पे कुछ आपके मार्क्स रखे हुए हैं, वो पहला फ़ायदा आपका डायरेक्ट हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये होना चाहिए, ये है कि आपको एक टॉपिक की पूरी नॉलेज हो जाएगी, आपको एक टॉपिक की पूरी नॉलेज हो जाएगी। अब इसमें ये टॉपिक आपको, आप अगर एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी सिलेबस में ही काम आ जाएगा। अगर एमएससी सिलेबस में काम नहीं आता है तो आप इसके बाद आप जो एग्ज़ाम देंगे, नेट, जेआरएफ और ये डिफरेंट एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे काम आ जाएगा। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आप आगे जो भी फर्दर आप एग्ज़ाम दें, आप स्टूडेंट हैं, इसका मतलब आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, इन द मेजॉरिटी, तो आपको जॉब भी करना है तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक की डेप्थ आपको
काम आएगी। और तीसरा कि हमारी जो एक हम इंसानों की एक फितरत होती है, हर इंसान की एक फितरत कहूँ, एक क्वालिटी कहूँ, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। वो सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को कुछ देना चाहता है। तो हो सकता है इस रिसर्च के माध्यम से, इस सिनॉप्सिस या समरी या डिसर्टेशन के माध्यम से आप कुछ ऐसा दे जाएँ कि आज हम नाम लेते हैं लिनियस, डार्विन, मेंडल, ऐसे कल को आपका भी नाम आए, ये संभव है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और आपको मालूम है, आपका काम है, आपकी स्टेमिना है, आपकी इंटेंसिटी है, आप इससे बहुत सारे फ़ायदे जनरेट कर सकते हैं। पूछा है मेरे से बहुत सारे बच्चों ने, मुझे रिसर्च में जाना है क्या? मैं अभी एमएससी में हूँ, एमएससी स्टूडेंट आ रहे हैं बहुत सारे, मैं एमएससी में हूँ और मुझे रिसर्च में जाना है क्या? मुझे पता ही नहीं है और अभी मुझे ये काम करना पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, लेटर वी कैन डिसाइड, हम इसको बाद में डिसाइड कर सकते हैं। अभी तो जो आपको इस डिसर्टेशन के माध्यम से जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, अभी आप उन पे फोकस करो, बाकी कोई फोकस नहीं करो। एक्स्ट्रा फोकस करना है तो आप ये फोकस करो कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इसका मेरे को नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उसके लिए वहाँ का जो नेट जेआरएफ का या सेट का सिलेबस है उसको डाउनलोड करो और ये देखो कि ये टॉपिक कहाँ पे मौजूद है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, यक्स प्रश्न है, कौन मदद कर सकता है? कौन मदद कर सकता है? मैंने खुद ने पीएचडी किया, मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक आदमी है, एक इंसान है जो आपकी मदद करेगा और 24/7 आपके साथ लगा रहेगा, वो है ओनली यू। केवल आप ही हैं। कैसे? बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी रखिए, ईमानदार रहिए और जो काम आपको मिलता है, जो आपके गाइड या टीचर जो काम देते हैं वो करते रहिए। बस आपके पास मदद करने वालों की लाइन लग जाएगी। सिर्फ 2 पॉइंट पे ध्यान रखना है। पहला कि जो आपको काम मिला उसको कंप्लीट कर लो, कि एक तो कि जो आपको मिला है काम प्लान उसको कंप्लीट कर लो, और दूसरा ऑनेस्ट, यानी कि आप जो बहाना बना सकते हैं ना, वो बहाने बहुत पुराने हैं, क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर या गाइड हैं वो आपसे बहुत सीनियर हैं, उनको सब पता है। हाँ, अगर आपका यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, एनी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर देने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। किसी की मदद के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चाहूँगा कि शेयर कर दें। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, स्टूडेंट ओरिएंटेड, स्टडी ओरिएंटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।